उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी हादसे की। तो अब हादसे की जांच का आदेश दे दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में अब तक एक शख्स की जान जा चुकी है, जबकि 13 लोग घायल हैं। घायलों को ऋषिकेश के अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस हादसे को लेकर गंभीर हैं और सीएम ने मामले में सचिव को फौरन जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि पुल हादसे के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई होगी। ऋषिकेश के पास टिहरी के गुलर इलाके में एक निर्माणाधीन पुल ढहा था। बताया जा रहा है कि पुल पर लेंटर डालने का काम चल रहा था और अचानक शटरिंग में गड़बड़ी आने के कारण पूरा पुल ढह गया। पुलिस और एफडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और मलबे से मजदूरों को निकाला गया। घायलों को ऋषिकेश के अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। खुद राज्यपाल ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट करके दी है। अभी डॉक्टर्स की निगरानी में राज्यपाल आइसोलेट है और उन्हें किसी तरह से कोई लक्षण नहीं है। राज्यपाल के संपर्क में आए लोगों को कोरोना जांच कराने के लिए आगाह किया गया है। अभी शनिवार को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी बेबी रानी मौर्य से मिले थे। अब आज का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। तो आज कोरोना के 466 नए मामले राज्य में आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड के चलते 9 लोगों की जान चली गई है। अब तक राज्य में 1155 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, जबकि कोविड के कुल मरीज 71,000 के पार पहुंच गए हैं। 12,000 सैंपल्स का रिजल्ट अभी आना बाकी है। हरिद्वार में हरि की पौड़ी में बह रही गंगा की धारा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गंगा को एस्केप चैनल मानने वाले शासनादेश को रद्द कर दिया है। हर की पौड़ी में बह रही गंगा की धारा को दिसंबर 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने एस्केप चैनल नाम दे दिया था और इसके साथ ही विरोध के स्वर भी उठने लगे थे। इसे धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात बताते हुए साधु संत और श्री गंगा सभा हरिद्वार लगातार इसका विरोध कर रहे थे। नतीजा, पूर्व सीएम हरीश रावत को हरिद्वार जाकर अपने इस कृत्य के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। तो त्रिवेंद्र सरकार को गंगा को उसका मूल नाम देने की घोषणा करनी पड़ी थी। आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी इस घोषणा को भी अमली जामा पहना दिया। 2016 के हरीश रावत सरकार के एस्केप चैनल के शासनादेश को रद्द कर दिया गया। 2016 कांग्रेस का संतोष को रद्द कर दिया गया। कब तक सर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा? अब हो जाएगा, जब भी होगा रद्द कर दिया गया। ये जो अध्यादेश है इसको निरस्त कर दिया है और माँ गंगा का जो हमारा रूप है, जो पुराना रूप दस्तावेजों में था, वो भी पुनः कायम हो गया। सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। उधर गंगा को एस्केप चैनल नाम देने वाली कांग्रेस हास्यास्पद बयान दे रही है। गंगा तो गंगा है, गंगा जहाँ भी बहेगी गंगा ही रहेगी। वो किसी स्वरूप में बहे, वो धारा के रूप में बहे, वो नहर के रूप में बहे, वो नील धारा के रूप में बहे, गंगा तो गंगा है। गंगा माँ तो माँ होती है। बहुत बहुत बधाई। गंगा हमारी माँ है, उसको नहर नहीं मानते हुए पहले की सरकार उसको नहर माना था। आज हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री जी ने और मदन कौशिक ने आज घोषणा कर दी कि उसका जियो पास हो गया है। बताया जाता है कि गंगा के 200 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध जैसे एनजीटी के कुछ कड़े प्रावधानों से बचने के लिए हरीश रावत सरकार ने गंगा की धारा को तब एस्केप चैनल नाम दे दिया था। करीब 4 साल बाद गंगा को तो एस्केप चैनल नाम से मुक्ति मिल गई, लेकिन अब एनजीटी के उन प्रावधानों का क्या होगा यह भी साफ नहीं है। हालांकि दावे हल खोजने के किए जा रहे हैं। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गंगा की धारा का एस्केप चैनल नाम रद्द करने के फैसले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वागत किया है। रावत ने कहा है कि उस समय एनजीटी के प्रावधान के चलते हर की पौड़ी क्षेत्र में 2000 के आसपास निर्माण ध्वस्त होने की नौबत आ गई थी। इससे बचने के लिए एस्केप चैनल नाम दिया गया और वो खुद भी सरकार ने खुद से नहीं दिया, बल्कि गंगा से जुड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स से ही इस नाम को लिया गया था। मैंने भी स्वयं मुख्यमंत्री से आग्रह किया था। हमारा निर्णय एक समय विशेष में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से बचने के लिए था और 200 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा निर्माण
प्रभावित हो रहे थे उनको बचाने को लेकर के था। हरिद्वार में हर की पैड़ी को एस्केप चैनल बताने वाले शासनादेश के रद्द होने पर गंगा सभा ने हर की पैड़ी पर जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर विशेष गंगा पूजन कर शासनादेश रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी सरकार का आभार जताया गया। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर रोज होने वाली संध्या आरती का भी आयोजन किया गया। महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मीटिंग के बाद कहा कि महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। उसी हिसाब से तैयारियां भी की जा रही हैं। फरवरी के बाद कोरोना के मामले बढ़ने पर कुंभ के स्वरूप पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल कुंभ को लेकर सभी काम जारी रहेंगे, तैयारियां जारी रहेंगी। मीटिंग में अखाड़ों ने शाही स्नान और पेशवाई के लिए रास्ते ठीक करने की मांग की, जिस पर सीएम ने सभी समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम सबका समाधान करेंगे। कुछ अखाड़ा परिषद की एक स्वरूप को लेकर बातचीत थी, उस पर भी चर्चा हुई है लंबी चौड़ी। सभी अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, अच्छा कुंभ कराने के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री जी ने सभी अखाड़ा परिषद को धन्यवाद दिया है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, अच्छा होगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि आने वाला 2021 का कुंभ मेला दिव्य हो, भव्य हो और उसकी व्यवस्था बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि कोरोना काल है, लेकिन जो दिव्यता भव्यता पिछले 2 साल 2010 में थी वही रहेगी। मेला विधिवत होगा, लेकिन यदि फरवरी के लास्ट में कोरोना की बीमारी बहुत बढ़ती है, उस समय बैठ के निर्णय लिया जाएगा। रुड़की के भगवानपुर स्थित नया गांव में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। यहां परिवार को बंधक बनाकर ज्वेलरी और कैश लूटा गया था। पकड़े गए आरोपी से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। थाना भगवानपुर पर यह तहरीर दी गई कि उसके पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर कुछ लोगों के द्वारा उसके घर में लूट की गई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर थानाध्यक्ष भगवानपुर और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा प्रयास किए गए और आज उक्त घटना में शामिल जो मुख्य सूत्रधार है, जिसका नाम आसू सन ऑफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर है, उसे टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से घटना में लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब और नकदी बरामद की गई है। उसके द्वारा बताया गया कि उक्त घटना में 3 अन्य लोग सन्नी, पारुल और विशाल शामिल थे। कोटद्वार के पास बिलखेत में आयोजित पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज समापन हो गया। 4 दिन तक चले एडवेंचर फेस्टिवल में 13 राज्यों से आए 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब हर साल ऐसा ही आयोजन करने की तैयारी है। सतपुली के नयार घाटी में 19 नवंबर से शुरू हुए फर्स्ट नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के समापन के मौके पर आज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 4 दिन तक चले इस फेस्टिवल के पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग से लेकर कयाकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड समेत 13 राज्यों के आए 52 पैराग्लाइडर्स के बीच नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन भी किया गया। कंपटीशन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश का कब्जा रहा, तो वहीं माउंटेन बाइकिंग में नेपाल से आई उषा खनाल ने बाजी मारी। बहुत अच्छा लगा। इस वैली, नायर वैली में मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है और बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज था। लोकल भी बहुत सपोर्टिव थे। बहुत अच्छा, फ्लाइंग भी अच्छा होता है यहाँ पे। आने वाले टाइम में बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बनेगा और पैराग्लाइडिंग काफी आगे जाएगा यहाँ। एडवेंचर फेस्टिवल को लेकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और आने वाले समय में बिलखेत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने की कोशिश हो रही है। काफ़ी टाइम से 13-14 महीने से यहाँ पे एक चल रहा था, देख रहे थे साइट्स को, तब जाके यहाँ पे नेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए हैं। तो मतलब यही है कि यहाँ पे अगर ये चीज़ें होती हैं तो आगे के आने वाली जनरेशंस श्योरली और आएंगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में जब जब भी यहाँ पर हमारे प्रदेश में कोई पैराग्लाइडिंग का कोई कंपटीशन होगा तो ये प्रतिभागी और बढ़ चढ़कर हमारे प्रदेश में भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सतपुली में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को हर साल किए जाने के साथ ही पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिलखेत का नाम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में पहचाना जाएगा और राज्य को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। चंपावत में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से पहली बार माउंटेन साइकिल रेस आयोजित की गई। रियल एडवेंचर द्वारा इस साइकिल रेस की प्रतियोगिता में 3 जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर की माउंटेन साइकिल रेस में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के 28 साइकिल रेसर शामिल हुए हैं। वहीं पहाड़ में पहली बार हो रही माउंटेन साइकिल रेस को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारा कोविड की महामारी को लेकर था, जागरूकता के लिए था और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम इस तरह की गतिविधियां, साहसिक गतिविधियां करवाते हुए आए हैं और आगे भी हम करवाते रहेंगे। पार्टिसिपेट किया था और प्रथम स्थान पे आया हूं और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है और इसको पहाड़ों पर थोड़ा प्रमोट किया जाना चाहिए। शहीद के परिवारों की मदद के लिए उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी आगे आई है। इस यूनिवर्सिटी ने शहीदों के परिवारों को ऐसा पैगाम दिया है जो किसी के लिए भी गर्व की बात होगी। छोटी दिवाली के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला में देश के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए ऋषिकेश के राकेश डोभाल शहीद हो गए। अब ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी ने शहीद डोभाल को नमन किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से शहीद राकेश की बेटी दित्या डोभाल और कुछ समय बाद पैदा होने वाले उनके बच्चे की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था ग्राफिकेरा ही करेगा। पूरे देश के साथ हमारा ग्राफिकेरा परिवार उनका ऋणी रहेगा। आज हम श्रद्धांजलि के तौर पे ग्राफिकेरा परिवार सिर्फ यही कर सकता है कि हम उन्हें एटलीस्ट ये दिखाएं कि हम उनके साथ खड़े इस दुख की घड़ी में और वो अकेले नहीं हैं। इसीलिए ग्राफिकेरा परिवार की तरफ से 10 लाख रुपए का छोटी सी धनराशि हम उनके सम्मानार्थ भेंट करने आए हैं। शहीद के सम्मान में 10 लाख का चेक दिया जा चुका है और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ग्राफिकेरा में कराने को लेकर एक लिखित पत्र भी शहीद की पत्नी को दिया गया है। शहीद के दोनों बच्चे ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स कर सकेंगे, जबकि प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम ग्राफिकेरा ग्लोबल स्कूल करेगा। निजी क्षेत्र की ये पहल शहीदों के परिवारों के लिए नया रास्ता खोल सकती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेपाली बॉर्डर एक बार फिर खुलने जा रहा है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर को पेंशनर्स के लिए खोला जाएगा। इस दौरान उन नेपाली नागरिकों को भारत आने की इजाजत होगी जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पर बसे भारतीय भी अब सीमाओं को उनके मुताबिक खोलने की मांग करने लगे हैं। गिने चुने मौके को छोड़ दें तो 22 मार्च से नेपाल को जोड़ने वाले सभी झूला पुलों में ताले अटके हैं। 275 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर में लॉकडाउन के बाद दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही नहीं के बराबर हुई है, लेकिन अब नेपाल के आग्रह पर भारत सरकार ने 23 से 27 नवंबर तक नेपाली नागरिकों को भारत में आकर पेंशन ले जाने की इजाजत दे दी है। ये वे नेपाली नागरिक हैं जिन्होंने कभी भारत में अपनी सेवाएं दी थी। झूला घाट, जितने झूला पुल हमारे भारत और नेपाल के बीच में है, इसमें नेपाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने अनुरोध किया था जो भारतीय सेना में कार्यरत या अन्य विभागों में कार्यरत जो पेंशनर्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए कुछ दिनों के लिए जो है सीमा को खोल दिया जाए ताकि लॉकडाउन के बाद भले ही खास मौकों पर इंटरनेशनल बॉर्डर खुला हो, लेकिन इसका फायदा सीमा के कारोबारियों को नहीं के बराबर हुआ है। हालात तो ये हैं कि धारचूला से लेकर बनबसा तक के बॉर्डर में कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है, जिस कारण हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी संकट में है। ऐसे में बॉर्डर के कारोबारी उन्हें भी रियायत देने की मांग कर रहे हैं ताकि कम ही सही लेकिन नुकसान की कुछ भरपाई उनकी भी हो सके। कि इस दौरान कम से कम इस दौरान भारतीय व्यापारी और नेपाली व्यापारी जिनका उधार का पैसा दोनों देशों में फंसा हुआ है उनको निश्चित समयावधि के लिए इस दौरान इधर उधर जाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि 8 माह से पड़े उनके 8 माह से जो उनको रोजगार का संकट आया हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो पाए। उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के रिश्ते एक परिवार की तरह तो है ही, साथ ही इनका कारोबार भी एक दूसरे पर टिका है। यही वजह है कि नाकेबंदी के बाद भारत के व्यापारियों की तरह ही नेपाल के कारोबारी भी बेहाल हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सीमाओं पर ताले लगे रहेंगे और कब इनके पुराने दिन लौटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की योजना परवान चढ़ी तो जल्द ही उत्तरकाशी की प्रसिद्ध हर्षिल घाटी के दिन बहुड़ने वाले हैं। हर्षिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल बनाने के लिए कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और नतीजे शानदार होने वाले हैं। करीब 150 साल पहले हर्षिल घाटी को विशेष पहचान दिलाने वाले अंग्रेज व्यापारी विल्सन के सपनों पर सरकार जल्द ही पंख लगाने वाली है। हर्षिल की वादियों में आने वाले पर्यटक अब मूलभूत जरूरतों को लेकर निराश नहीं होंगे। हर्षिल घाटी को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी चल रही है, जिस पर काम चल रहा है। इस बार हर्षिल घाटी को हर्षित करने वाला जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है और वहाँ पे जो कार्य होने हैं पर्यटक जिससे और ज़्यादा आकर्षित हों वहाँ और पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं मिले। हर्षिल घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पर सैलानियों के मुताबिक काम कराए जा रहे हैं। वहाँ पर हम थोड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है, जैसे कि रोड्स, वहाँ के जो होटल्स हैं, कचरा प्रबंधन है, वहाँ के जो पार्क्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमने प्लान बनाया है। विल्सन की संजोई हर्षिल घाटी नए रंग रूप में दिखेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन चौहान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में बिना मास्क के घूमने पर 2000 का जुर्माना है, लेकिन दिल्ली के पर्यटक नैनीताल में न सिर्फ बिना मास्क के घूम रहे हैं बल्कि पकड़े जाने पर पुलिस से लड़ भी रहे हैं। नैनीताल के तल्ली ताल में पुलिस ने दिल्ली के पर्यटकों को बिना मास्क के पकड़ा तो ये पर्यटक पुलिस से ही उलझ गए। इन पर्यटकों ने तो पुलिस को पहले खूब भला बुरा कहा और फिर पुलिस का ही वीडियो बनाने लगे। वीडियो बना रही महिला ने तो नैनीताल पुलिस को यहां तक धमकी दे दी कि मेरा भाई IAS अधिकारी है और हिम्मत है तो चालान काट कर दिखाओ। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने महिला को पहले तो कानून की जानकारी दी और फिर 200 रुपए का चालान काट दिया। मास्क नहीं पहना है, इन्होंने हमें बोला कि मैडम आपने मास्क नहीं पहना, आपने अभी भी मास्क नहीं पहना, आपने मास्क नहीं पहन रखा है, आपने अभी भी मास्क नहीं पहना है, आपने अभी भी मास्क नहीं पहन रखा है। बोलने के लिए होता है सर। इन्होंने हमें बोला कि मैडम आपने मास्क नहीं पहना, आपने अभी भी मास्क नहीं पहना, आपने मास्क नहीं पहन रखा है, आपने अभी भी मास्क नहीं पहना है, आपने अभी भी मास्क नहीं पहन रखा है। लोग अनावश्यक पुलिस से उलझने का प्रयास कर रहे हैं। कई बहाने बनाते हैं कि हमने पानी पीने के लिए उतारा था, कुछ कहते हैं हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कहते हैं हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, जबकि ऐसा कहीं कानून में प्रावधान नहीं है कि आप फ़ोटो खींचते समय मास्क उतारेंगे या सब बाजार के में घूमते समय या सांस की प्रॉब्लम होते समय मास्क उतारेंगे। तो हमारे द्वारा लगातार इस संबंध में चालान किए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के पर्यटक थे वो IAS और PCS कानून का भी हवाला दे रहे थे। हाँ, उनको भी समझा दिया गया, जो कानून का अंतर्गत था उसका 200 रुपये का उनका चालान किया गया है। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर प्रशासन सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन की सतर्कता देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आने वाली गाड़ियों को खास तौर पर रोका जा रहा है और उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर सैंपल रिपोर्ट्स की भी जांच की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जागरूकता और कड़े संदेश के बाद पुलिस प्रशासन की टीम खास तौर पर दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आ रही है।